तो आज हम एक ऐसी सोर्स रिपोर्ट पर नजर डालने जा रहे हैं जो आम आदमी पार्टी की आप कह सकते हैं बुनियाद ही हिला सकती है। ये कहानी है कसमों की, वादों की और एक ऐसे पॉलिटिकल उलटफेर की जिसमें पार्टी के बड़े बड़े चेहरे शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस दावे में आखिर है क्या। देखिए, अपनी पार्टी की यूनिटी को लेकर ना एएपी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा दावा किया था। और ये आप जानते हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, ये तो जैसे एएपी की आइडेंटिटी का एक पिलर बन गया था कि ये एक ऐसी पार्टी है जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पिलर सच में इतना मजबूत है? लेकिन अब जो सोर्स का दावा आ रहा है ना, वो एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक की तरफ इशारा कर रहा है। एक ऐसा भूकंप जो सब कुछ बदल सकता है। इस रिपोर्ट के हिसाब से एक या दो नहीं बल्कि पूरे 7 राज्यसभा एमपीज, और वो भी राघव चड्ढा की लीडरशिप में, आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब ये दावा तो केजरीवाल जी के उस स्टेटमेंट का बिल्कुल उल्टा है, एकदम सीधा सीधा कॉन्ट्रडिक्शन। और इसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि भाई क्या ऐसा होना पॉसिबल भी है? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर ये सच है तो क्या ये लीगली पॉसिबल है? मतलब क्या एमपीज ऐसे ही एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा सकते हैं? सोर्स के मुताबिक इसका जवाब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ही एक खास प्रोविजन में है। जी हाँ, ये पॉसिबल है, और इसका रीजन है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल विरोधी कानून। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है जो 10th शेड्यूल के पैराग्राफ 4 में लिखा है। देखिए, आमतौर पर तो ये कानून कहता है कि आप पार्टी नहीं बदल सकते, अगर बदली तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन इसमें एक लूप होल है, एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 यानी 2/3 मेंबर्स एक साथ पार्टी बदलते हैं तो कानून उसे दल बदल यानी डिफेक्शन नहीं मानता। उसे माना जाता है पार्टी का विलय यानी मर्जर। और सबसे जरूरी बात, इस केस में उनकी मेंबरशिप पर कोई आंच नहीं आती, वो सेफ रहते हैं। तो ये जो 2/3 का नंबर है ना, बस यही है इस पूरे खेल की चाबी। अब सोर्स के हिसाब से एपी के राज्यसभा में टोटल कितने एमपीज हैं? 10। बिल्कुल 10। और 10 का 2/3 कितना हुआ? सिंपल मैथ है, 6.67। मतलब डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए कम से कम 7 एमपीज का साथ आना जरूरी है। और सोर्स का दावा भी तो आखिरकार 7 एमपीज का ही है। तो इस पूरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये पूरा मूव लीगली बिल्कुल साफ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आईनी तौर पर तो यह संभव है, लेकिन अगला सवाल, बीजेपी को आखिर इन नेताओं में इतनी दिलचस्पी क्यों है? सोर्स का एनालिसिस कहता है कि यह सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत लंबी सोची समझी स्ट्रैटेजी है, और उस स्ट्रैटेजी का सेंटर पॉइंट है पंजाब। सोर्स कहता है इस पूरे गेम प्लान के सुपरस्टार हैं राघव चड्ढा। उन्हें सिर्फ एक लीडर की तरह नहीं देखा जाता, उन्हें 2022 में एपी की पंजाब जीत का आर्किटेक्ट माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि उनके पास पार्टी का पूरा ब्लूप्रिंट है। ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है, पार्टी की फंडिंग कहाँ से आती है, कौन सा कैंडिडेट कहाँ पर स्ट्रांग है, ये सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन आप सोचिए किसी भी अपोजिशन पार्टी के लिए सोने की खान से कम नहीं है। पर सोर्स का आर्ग्यूमेंट है कि ये सिर्फ राघव चड्ढा की बात नहीं है, ये एक केयरफुली डिजाइन पैकेज है। सोचिए, राघव चड्ढा शहरी हिंदू वोटर्स को अपील करने के लिए, फिर क्रिकेट लेजेंड हरभजन सिंह, एक जाना माना सिख चेहरा, और इनके साथ स्वाति मालीवाल, जिनकी मीडिया में खासकर दिल्ली एनसीआर में एक जबरदस्त पकड़ है। तो सोर्स के मुताबिक ये जो तिकड़ी है ना, ये बीजेपी को पंजाब में वो लॉन्च पैड दे सकती है जिसका वो शायद सालों से इंतजार कर रहे थे। अच्छा, तो ये तो हुई पंजाब की बात, लेकिन इस कथित डिफेक्शन का असर सिर्फ पंजाब तक ही नहीं रहने वाला। सोर्स के मुताबिक इसका सीधा असर पड़ेगा नेशनल लेवल पर, खासतौर पर पार्लियामेंट के अपर हाउस यानी राज्यसभा के पावर बैलेंस पर। तो राज्यसभा का पूरा अरिथमेटिक कैसे बदलता है इस चार्ट में साफ दिख रहा है। सोर्स के मुताबिक इन 7 एमपीज के आने से एनडीए का नंबर 146 से सीधा जंप करके 153 हो जाएगा। और अब जरा इस 123 के मैजिक नंबर पर गौर कीजिए, यह है मेजॉरिटी मार्क। एनडीए इस नंबर को ना सिर्फ क्रॉस करेगा बल्कि बहुत आराम से क्रॉस कर लेगा। और सोर्स कहता है कि 2014 में पावर में आने के बाद यह पहली बार होगा जब एनडीए राज्यसभा में अपने बल पर इतनी स्ट्रांग पोजीशन में होगी। तो इस मेजॉरिटी का असर क्या होगा? इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या है? सोर्स के मुताबिक पहला और सबसे बड़ा असर, डिपेंडेंसी खत्म। सरकार को अब बीजेडी या वाईएसआरसीपी जैसी किंग मेकर पार्टीज पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इससे क्या होगा? दूसरा स्टेप आसान हो जाएगा, बिल पास करवाना, स्मूथ सेलिंग। और आखिर में ये चीज सरकार को इतनी पावर देती है कि वो बड़े हिस्टोरिकल कदम उठा सकें, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स।
और सोर्स ये भी हाईलाइट करता है कि इस नई पावर से सरकार अपने कुछ बड़े एजेंडा आइटम्स जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन इनको आगे बढ़ा सकती है। बेसिकली राज्यसभा में मेजॉरिटी इन बड़े रिफॉर्म्स का रास्ता साफ कर सकती है। तो एक तरफ तो बीजेपी को नंबर्स में फायदा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सोर्स का तर्क है कि एएपी के लिए जो नुकसान है ना, वो सिर्फ 7 एमपीज का नहीं है। असली झटका और शायद सबसे बड़ा झटका उनकी आइडेंटिटी को लगा है, उनके नैरेटिव को लगा है। यहाँ दो कहानियां हैं आमने सामने। एक तरफ है एएपी का ओरिजिनल यूएसपी, हम बंगले गाड़ी नहीं लेंगे, हम आम आदमी हैं, हम करप्शन खत्म करने आए हैं। और दूसरी तरफ है वो काउंटर नैरेटिव जिसे सोर्स आज की रियलिटी बताता है। लिकर पॉलिसी के आरोप, शीश महल की कंट्रोवर्सी। सोर्स का आर्ग्यूमेंट ये है कि इन सब कंट्रोवर्सीज ने एएपी के सबसे बड़े एसेट यानी उनके ईमानदारी के टैग पर एक गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। और सोर्स इस बात को एक लाइन में ऐसे जबरदस्त तरीके से कहता है, आप नंबर्स के लॉस से रिकवर कर सकते हैं। एक नैरेटिव बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन उसे खोने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। ये लाइन शायद इस पूरी क्राइसिस की सबसे बड़ी सच्चाई है। और आखिर में सोर्स इस पूरे एपिसोड को एक बड़े फिलॉसॉफिकल पॉइंट से जोड़ता है। ये सिर्फ एक पार्टी के जीतने या हारने की बात नहीं है, ये इस बात पर एक कमेंट्री है कि पॉलिटिकल पावर का आखिर असली मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है। सोर्स का आर्ग्यूमेंट है कि पावर सिर्फ कानून नहीं बनाती, पावर कल्चर को भी शेप करती है। इसे समझाने के लिए सोर्स इस टाइमलाइन का इस्तेमाल करता है। वो 2009 का जिक्र करते हैं, कांग्रेस के टाइम का, जब दिल्ली 6 और हैदर जैसी फिल्में बनी। सोर्स इन्हें एक खास किस्म के अलगाववादी नैरेटिव से जोड़कर देखता है और इसकी तुलना वो आज से करते हैं 2024 से, जब बीजेपी पावर में है, राम मंदिर बन रहा है, आर्टिकल 370 हटाया गया है और धुरंधर जैसी फिल्में हिट हो रही हैं। ये सोर्स का अपना इंटरप्रिटेशन है कि कैसे जो पार्टी सत्ता में होती है वो देश के कल्चरल माइंडसेट को भी आकार देती है। तो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है? सोर्स का अल्टीमेट मैसेज ये है कि चुनाव जीतना ही सब कुछ है, क्योंकि पॉलिटिकल पावर उनके मुताबिक सिर्फ सरकार चलाने का एक टूल नहीं है, बल्कि ये एक देश के कल्चर और लोगों की सोच को शेप करने का सबसे पावरफुल औजार है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने छोड़ जाता है कि क्या पॉलिटिकल पावर किसी बड़े मकसद को हासिल करने का एक जरिया है, या फिर पावर खुद ही अंतिम मंजिल बन जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर पॉलिटिकल घटना में हमें ढूंढना पड़ता है।